भोली हो, अभी तुम दोनों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राजू, रात में पानी पीने उठी तो तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा तुम अभी तक पढ़ रहे होगे, लेकिन खिड़की से देखा तो पाया कि तुम रात को 1 बजे तक टीवी देख रहे थे। तुम दोनों जानते हो कि पापा को तुम दोनों से बहुत उम्मीद है। उन्हें यह सब जानकर बुरा लगेगा। अभी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाओ। यह सुनकर राजू बोला, दीदी, हम लोगों ने ऐसा क्या दुनिया से अलग कर दिया है जो तुम हमें ताने मार रही हो। रेनू बोली, हमें यह बेकार की रोक टोक पसंद नहीं। आप अपना बहनजीपन हम पर मत थोपो। अपनी ससुराल में जाकर यह रोब दिखाना। मैं ये सब सुनकर सन्न रह गई कि क्या ये वही रेनू और राजू हैं जो हर काम मेरे से पूछकर करते थे। दोनों मैथ और अंग्रेजी में कमज़ोर थे। मैं अपनी पढ़ाई खत्म कर दोनों को रात 1-2 बजे तक पढ़ाती थी, तब जाकर पास होने योग्य नंबर जुटा पाते थे। मैं इनका आदर्श थी। हम सबकी तेज आवाज़ें सुन मम्मी भागती हुई चली आई। हम सबको आपस में उलझते देख हैरान रह गई। मुझसे पूछने लगी, क्या बात हो गई। मैं कुछ कहती उससे पहले ही रेनू चिल्लाने लगी, होना क्या है मम्मी। मीनू दीदी जब से आई है हमारी जासूसी में लगी है कि कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं, हमारे कौन कौन दोस्त हैं। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। राजू बोला, मम्मी ज़माना बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं। इन्हें हमसे क्या परेशानी है, समझ नहीं आता। मेरा इतना अपमान होते देख मम्मी बौखला गई। मेरा हाथ खींचते हुए बोली, तू चल यहाँ से, काहे को चौधराइन बन रही है। अब तू इनकी चिंता छोड़ अपनी ससुराल देख। मुझे किसी ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं अपमानित सी खड़ी थी। शोर सुनकर पापा भी आ गए। बिना कुछ पूछे धीर गंभीर पापा मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। अपमान ने मेरे मुंह पर चुप्पी का ताला लगा दिया। पापा ने भी मुझे इस घटना से उभरने का मौका दिया। वे चुप रहे। थोड़ी देर बाद मैं उठकर लिविंग रूम के सोफे पर जा बैठी। कब आँख लग गई पता ही ना चला। रात को डिनर के लिए मम्मी और पापा बारी बारी से मुझे बुलाने आए, पर मैंने भूख नहीं है कहकर मना कर दिया। रेनू और राजू के अलावा किसी ने भी खाना नहीं खाया। मुझे रात भर नींद नहीं आई। यही सोचती रही कि ये मैंने क्या किया। आई थी इन सब की खुशियों में शामिल होने, पर सारे माहौल को तनाव युक्त कर दिया। अगले दिन मैं जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो गई। मैंने सबके लिए चाय बनाई। रेनू और राजू को आवाज़ देकर उनके कमरे में चाय देकर आई। मम्मी और पापा की चाय उनके कमरे में ले गई। होठों पर नकली मुस्कान लिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल दिखने का अभिनय किया। अपनी चाय पीते पीते मैं अपनी ससुराल के बारे में बिना उनके पूछे बातें शेयर करने लगी। अपने देवर की शैतानियों के बारे में हंस हंस कर झूठी कहानियाँ सुनाने लगी। मम्मी पापा भी मेरे द्वारा बनाए माहौल को बनाए रखने में मेरा साथ देने लगे। यह देख मैं सोचने लगी कि हम हिंदुस्तानी औरतों को घर गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलाने के लिए अभिनय घुट्टी में पिलाया जाता है। कभी मायके की इज्जत रखने को तो कभी ससुराल का मान सम्मान बनाए रखने के लिए अच्छा अभिनय कर जाती है। तभी रेनू कॉलेज के लिए तैयार होकर आ गई।
उसे देखकर मैंने जल्दी से कहा, अरे रेनू, आज इतनी जल्दी कॉलेज जा रही है? 5 मिनट रुक, मैं मेरे लिए नाश्ता बना रही हूँ। तुझे गोभी के पराठे पसंद है, वही बना देती हूँ। मगर रेनू मेरी बात अनसुनी कर मम्मी की ओर देखते हुए बोली, मम्मी आज कॉलेज में देर हो जाएगी। और फिर सीढ़ियाँ उतर गई। मम्मी और मैं देखते रह गए। मैंने बिना समय नष्ट किए जाकर किचन संभाली। सोचा रेनू तो बिना कुछ खाए निकल गई, कहीं राजू भी भूखे पेट ना निकल जाए। जल्दी सभी की पसंद ध्यान में रखते हुए नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। नाश्ता तैयार है कि आवाज़ लगाकर माहौल को तनाव मुक्त करने की कोशिश की। मम्मी पापा तो तुरंत आ गए, पर राजू अनमना सा थोड़ी देर बाद आया। उसने किसी से बात नहीं की, जल्दी जल्दी खाकर खड़ा हो गया। बोला, मम्मी कॉलेज जा रहा हूँ, आज दीदी को बस में बैठाने तो नहीं जाना। और फिर जवाब का इंतज़ार किए बिना चला गया। मैं रेनू और राजू के व्यवहार से मन ही मन श्रुद्ध हो रही थी। मैं दकियानूसी स्वभाव की बहन नहीं थी, परंतु इस कच्ची उम्र में हुई कुछ गलतियां सारी जिंदगी के लिए घातक हो जाती है। अपरिपक्व दिमाग, भोलेपन या नासमझी के चलते कुछ लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, फिर वहां से लौटना कठिन हो जाता है। बस इसी उलझन में पड़ गई थी। मेरे दिल में भाई बहन के लिए प्यार, ममता, सहानुभूति की भावनाएं पर बलतह से हिलोरे ले रही थी, परंतु स्वाभिमान और फैला तनाव मुझे चुप रहने का संकेत दे रहा था। मैं अचानक अपने कमरे में जाकर अपने सामान की दोनों गठरियां उठा लाई। कपड़े तो मैंने घर में काम करने वाली को देने के लिए आंगन में ही रख दिया, पर पुस्तकों को जाकर माँ के बड़े संदूक में रख आई। मैंने बड़े चाव से पापा व मम्मी की पसंद का खाना बनाया। मैं किचन से निकल ही रही थी कि मम्मी मुझे आवाज़ देकर बुलाने लगी। वहाँ जाकर देखा कि मम्मी पापा के रिटायरमेंट में मिले उपहारों का अंबार लगाए बैठी थी। देखते ही बोली, मीनू इधर आकर देख, तुझे क्या क्या ले जाना है। तेरे जाने की तैयारी कर रही थी। मैं सोच रही थी मुझसे पूछकर ही मेरा सामान पैक करूं। मैं हैरान रह गई कि मुझसे पूछे बिना ही मेरी जाने की तैयारी शुरू हो गई। मैं मन ही मन टूट सी गई, क्योंकि मैं तो 8 दिन रहने का सपना सजो कर आई थी। यहाँ तो चौथे दिन ही विदा करने का मन बना लिया। अनुभवी माँ ने शायद हम तीनों भाई बहनों के ऊपर गहराते तनाव के बादल और गहरे होते देख लिए थे। मैंने समझदारी से काम लेते हुए चेहरे पर निराशा का भाव न लाते हुए बड़ी सहजता से कहा, अरे नहीं मम्मी, अभी 2 महीने पहले ही तो सब कुछ लेकर विदा हुई हूँ। आप फिर शुरू हो गई। मम्मी ने चुपचाप पापा को मिले उपहारों में से कुछ उपहार छांटकर एक ओर रख दिए और बोली, तूने तो कह दिया कुछ नहीं चाहिए, पर हमें तो अपने मान सम्मान का ध्यान रखना है। तेरी ससुराल वाले कहेंगे बेटी को खाली हाथ भेज दिया। मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। चुपचाप सामान देखने लगी। कुछ सामान घर गृहस्थी के उपयोग का था, कुछ कपड़े थे। मैंने सारा सामान समेटा और अपने सूटकेस में रखने जाने लगी। आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। शुक्र है
कमरे में कोई नहीं था। अटैची खोली तो बड़े चाव से साथ लाए कपड़े मुंह चिढ़ाने लगे, मानो पूछ रहे हो कितने अवसर मिले हमें पहनने के। मन की वेदना कम करने के लिए अपनी सबसे प्रिय सखी चित्रा को फोन किया, पर वह भी शहर से बाहर गई हुई थी। समय काटे नहीं कट रहा था। जिस मायके आने के लिए इतनी ज्यादा उतावली हो रही थी, वहां अब एक एक पल गुजारना कठिन हो रहा था। समय जैसे रुक गया था। कुछ देर पापा के पास बैठकर उनसे उनके आगे के प्लान पूछने लगी। वे भी निराश से ही थे। इतनी महंगाई में केवल पेंशन से गुजारा होना कठिन था। पापा भी हमेशा से स्वाभिमानी, गंभीर और मितभाषी रहे हैं। चाहते तो किसी अकाउंट विभाग में नौकरी कर सकते हैं, पर बेचारे कहने लगे, मीनू मैं जानता हूँ कि पेंशन के पैसे रोजमर्रा के खर्चों के लिए कम पड़ेंगे, पर क्या करूँ, सिफारिश का जमाना है। इस उम्र में नौकरी के लिए किसके आगे हाथ जोड़ूं? यह सुन मन बहुत दुखी हो गया। मैं रोष से बोली, आप लोगों ने मेरी शादी का बहुत जल्दी मचाई, वरना उस समय मुझे अपने ही कॉलेज लेक्चरशिप मिल रही थी। मैंने आप लोगों से शादी न करने की कितनी जिद की थी, पर आप दोनों माने ही नहीं। पापा बोले, मीनू बेटा कब तक तेरी शादी न करता बता, एक दिन तो तुझे जाना ही था। पराया धन कोई कब तक अपने घर में रख सकता है। पापा की बात सुनकर मन फिर से खिन्न हो गया। यहाँ पर भी पराई और ससुराल में भी पराई। मन हाहाकार कर उठा। तो फिर मेरा कौन सा घर है, मैं हूँ किसकी? आंखें फिर बरसने लगी थी। बड़ी कठिनाई से स्वयं को संभाल कर मम्मी के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। मम्मी कहने लगी, आराम से बैठ, मैं सब कर लूँगी। अब तो अकेले ही सब करने की आदत पड़ गई है। रेनू तो किचन में झाँकती भी नहीं, बस कॉलेज पढ़ाई और कुछ नहीं। मन तो हुआ कि रेनू की बात बताकर मम्मी को सजग कर दूं, पर घर का माहौल और खराब ना हो जाए, यह सोचकर चुप रही। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। मन उचाट सा हो गया था। दिल कर रहा था जल्दी से निकल जाऊं, कम से कम घर का माहौल तो सामान्य हो जाए। जल्दी जल्दी नाश्ता किया। राजू ही छोड़ने जा रहा था। नीचे ऑटो आ गया तो मैं सबसे मिलने लगी। मैंने बड़े प्यार से आगे बढ़कर रेनू को गले लगाया। वह अनमनी सी मेरे जाने के इंतजार में खड़ी थी। उसने जल्दी ही मुझे अपने से अलग कर लिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। एक बार फिर मैं मम्मी पापा के गले लगकर रो पड़ी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरकर चुप कराया। मैं भावों का और अधिक प्रदर्शन न करते हुए सीढ़ियां उतर गई। राजू ने ऑटो में सामान रख दिया। पापा तो नीचे ही आ गए थे, परंतु मम्मी और रेनू ऊपर बालकनी में ही खड़ी थी। मैंने ऑटो में बैठकर हाथ हिलाया। ऊपर से भी हाथ हिलते नजर आए। देखते देखते सब आँखों से ओझल हो गए। इस प्रकार मायके से मेरी दूसरी बार विदाई हुई। बस स्टैंड पर बस खड़ी थी। राजू ने मुझे बस में बैठाया, फिर बोला, दीदी कॉलेज को देर हो रही है, और फिर नीचे उतर गया। उतरकर राजू ने एक बार बस की खिड़की की ओर पलट कर देखा। मैं उसी की ओर देख रही थी। बाइक आकर तेजी से चलता हुआ भीड़ में गुम हो गया। राजू के जाते ही मन में एक गहरी टीस उठी।
मैं बस में बैठी सोचने लगी कि समय कैसे बदलता है। मैं रेनू और राजू दोनों की चहेती दीदी थी। हर काम में मुझसे सलाह मांगते थे, मुझसे पूछे बिना एक कदम भी नहीं उठाते थे। आज दोनों कैसे पराये से हो गए थे। मेरे मन में दोनों के गुमराह होने की शंका किसी नाग की तरह फन फैला रही थी। ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही याद आया कि मायके से 8-10 दिन रहने की अनुमति लेकर गई थी, पर 4 दिनों में ही लौट आई। कोई बहाना ही बनाना होगा। मेरे दिमाग में काम किया। रवि भैया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने नकली मुस्कान का मुखौटा ओढ़ लिया। रवि हैरानी से बोला, भाभी इतनी जल्दी कैसे? फ़ोन कर देती, मैं लेने आ जाता। हमारी आवाज़ सुनकर पापा जी आ गए। मैंने पापा जी के पैर छुए, फिर यथासंभव आवाज़ थोड़ी तेज करके कहा, वहाँ पापा मम्मी का परिवार सहित भारत भ्रमण का कार्यक्रम पहले से ही तय था। वे सब मुझसे भी साथ चलने का अनुरोध कर रहे थे, पर मैंने तो इनकार कर दिया, इसलिए जल्दी आना पड़ा। मैं चाह रही थी कि अंदर कमरे में बैठी अम्मा जी भी सुन लें, ताकि मुझे बार बार झूठ न बोलना पड़े। वैसे मेरा मन मुझे यह झूठ बोलने के लिए धिक्कार रहा था। अंदर अम्मा से जाकर भी मिली। उन्होंने बताया कि नीलम यही थी, कल ही गई है। दरअसल कुछ दिन बाद उसकी बचपन की सहेली दिव्या की शादी है। वह पड़ोस में ही रहती है, इसलिए वह शादी में शामिल होने के लिए 2-3 दिनों के लिए फिर आएगी। मैं थोड़ी देर पापा जी और अम्मा के पास बैठी रही। वे रिटायरमेंट के कार्यक्रम के विषय में पूछते रहे। किसी ने भी चाय तो क्या, पानी को भी नहीं पूछा। मेरा सिर थकावट व तनाव से फटा जा रहा था। फिर किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाकर लाई। चाय पीकर थोड़ा तरोताज़ा हो रात के खाने की तैयारी में जुट गई। 2 दिन बाद ये भी मुंबई से लौट आए। इनका काम भी वहाँ जल्दी खत्म हो गया था। शेखर भी मुझे जल्दी आया देखकर चौंक गए। मैंने मन में उड़ती टीस को दबाते हुए जबरन मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वहाँ आपके आने की महक आने लगी थी, इसलिए भागी भागी चली आइए भी मूड में आ गए। मुझे पकड़ने दौड़े तो मैं हंसते हुए किचन में घुस गई। जिंदगी फिर पुराने डरे पर चलने लगी। मैं बार बार ससुराल में अपनेपन का सबूत पेश करने की कोशिश में लगी रही और ससुराल वाले उन सबूतों को झूठा साबित करने के प्रयास में रहते। यही करते करते थोड़ा समय और बीत गया। 2 दिन बाद नीलम जीजी आने वाली थी। उनके पति व्यस्त थे, उन्हें शादी में बारात के समय ही शामिल होना था, परंतु नीलम जीजी सभी कार्यक्रमों में शामिल होना चाहती थी, इसलिए 2 दिन पहले ही आ रही थी। नीलम जीजी के आने की खबर से घर में उत्साह की लहर फैली थी। उनकी सहेली के परिवार वाले निमंत्रण पत्र देने आए तो बार बार सभी से विवाह में शामिल होने की मनुहार कर रहे थे। ससुराल शहर में ही थी, इसलिए नीलम जीजी शाम को ही ऑटो से आई। राहुल भी साथ था और बहुत सा सामान भी। घर में मैं और अम्मा ही थे। मैं किचन में लगी थी। वे सारा सामान अकेले ही लेकर अंदर आ गई। सहेली के विवाह में शामिल होने आई थी, इसलिए बहुत अच्छे मूड में थी। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। उन्होंने फिर पहले की तरह मुस्कान दी और स्वयं को मुझसे अलग करते हुए अम्मा के पास चली गई।
अगले दिन दोपहर से संगीत का कार्यक्रम था। मुझे लगा कि मुझे भी नीलम साथ लेकर जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। अचानक अम्मा जी की आवाज़ आई, बहू, मेरा और नीलम का खाना मत बनाना, हमारा खाना वही होगा। मैं आहत सी हो गई। मैं नई नवेली दुल्हन पर मुझे तो कोई किसी योग्य समझता ही नहीं। मन मारकर काम में लग गई। तभी अचानक नीलम जीजी की जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं डर गई कि क्या हुआ, कहीं राहुल को चोट तो नहीं लग गई। मैं आटे से सने हाथों को जल्दी से धोकर अंदर कमरे की ओर दौड़ी। अंदर जाकर देखा नीलम जीजी अपना सामान बिखराए रो रही थी। अम्मा जी बैग खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। पूछने पर मालूम चला कि नीलम जीजी का एक बैग शायद जल्दबाजी में ऑटो रिक्शा में ही छूट गया। उसमें उनके जेवर भी थे। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। अब तो ऑटो चालक की ईमानदारी पर ही उम्मीद लगाई कि शायद पुलिस स्टेशन में जमा करा दे अथवा घर आकर लौटा जाए। नीलम को ना तो ऑटो का नंबर याद था और ना ही चालक का चेहरा। इससे परेशानी और बढ़ गई। घर में गहरा तनाव छा गया था। पापा जी ने इन्हें भी ऑफिस से बुलवा लिया था। दोनों पुलिस स्टेशन रपट लिखवाने गए, पर वहां जाकर भी कोई ऐसी तसल्ली नहीं मिली जिससे तनाव कम हो जाता। बेटी का मायके आकर जेवर खो देना मायके वालों के लिए बहुत बदनामी का कारण था। शेखर और रवि दोनों मिलकर जीजी को दिलासा दे रहे थे। नीलम जीजी एक ही प्रलाप किए जा रही थी कि ससुराल जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। अम्मा ऑटो वाले को कोस रही थी। मैं और पापा जी दोनों बेबस से खड़े थे। उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया। मैंने बड़ी कठिनाई से राहुल को दूध व बिस्कुट खिलाए। अगले दिन शाम तक न पुलिस स्टेशन से कोई खबर आई और न ही ऑटो चालक का ही कुछ अता पता मिला। सभी निराश हो चले थे। मुझे नीलम जीजी की दशा देखकर बहुत दुख हो रहा था। कितने उत्साह से विवाह में शामिल होने आई थी और किस परेशानी में घिर गई। अगर कभी मायके जाकर मेरे साथ ये घटना हो जाती तो यह सोच मैं मन ही मन कांप गई। मेरे मन में विचारों की उधेड़-बुन चल रही थी कि कैसे नीलम जीजी की परेशानी दूर करूं। अचानक के दिमाग में बिजली कौंधी। मैं धीरे कदमों से अपने कमरे में गई और अपनी अलमारी से सारे जेवर निकाल लाई। जेवरों का डब्बा मैंने नीलम जीजी को देते हुए कहा, लो जीजी, ये जेवर आज से आपके हुए, मेरे तो फिर बन जाएंगे। अभी आपका जेवरों को कारण कोई अपमान नहीं होना चाहिए। सभी हैरानी से मेरा मुंह देखने लगे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो। कुछ ही क्षणों बाद घर के सभी सदस्य गहने लेने से इनकार करने लगे तो मैंने सधे स्वर में कहा, मैं जेवर नीलम जीजी को देकर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। आप सब मेरा परिवार हैं। आपके मान अपमान में मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। आजकल आए दिन लूटपाट की खबरें आती रहती है। गहने तो अधिकतर लॉकरों की शोभा ही बढ़ाते हैं। यह कह मैं किचन की ओर चल दी। तभी नीलम जीजी ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं नहीं भाभी, मैं अपनी लापरवाही की सजा आपको नहीं दे सकती। और फिर से जेवर वापस करने लगी। इस बार मैंने उन्हें राहुल का वास्ता देकर जेवर ले लेने को कहा।
कोई चारा न देखकर उन्होंने जेवर के लिए शेखर और रवि भैया मुझे प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। पापा ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहू, इस समय जो तुमने हमारे लिए किया उसे हम जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। हर समय पराए घर की और पराया खून की रट लगाने वाली अम्मा जी लज्जित सी सिर झुकाए बैठी थी। जेवरों का यूं खो जाना कोई मामूली चोट न थी, फिर भी फिलहाल उस पर मरहम लगा दिया। सभी बेमन से थोड़ा बहुत खाकर सो गए। नीलम जीजी जैसे तैसे सहेली की शादी निपटा कर चली गई। ससुराल में जाकर बताया कि भाभी के जेवर नए डिजाइन के थे, इसलिए उनसे बदल लिए। उनकी ससुराल वाले खुले विचारों के लोग थे, अतः उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। इस घटना के बाद से सबका मेरे प्रति व्यवहार बदल गया। शेखर बाहर घुमाने भी ले जाने लगे। खाना बन जाने पर रवि भैया और शेखर जी डाइनिंग टेबल पर प्लेटें तोड़े रखवाने में मेरी मदद करते। खाने के समय सब मेरा इंतजार करते। एक दिन तो अम्मा ने यहाँ तक कह दिया, बहू, रोटियां बना कर कैसरोल में रख लिया करो, सबके साथ ही खाना खाया करो। मैं मन ही मन इस बदलाव से खुश थी, पर मैंने रेनू और राजू की चिंता किसी फांस की तरह चुभती रहती। मैं ऊपर से सामान्य दिखने का प्रयत्न करती रहती। मुझे सहारनपुर से लौटे लगभग 2 महीने होने को आए थे। पापा का 2-3 बार कुशल मंगल पूछने के लिए फोन आ चुका था। मम्मी से भी बात हो गई थी। रेनू और राजू से एक बार भी बात नहीं हो पाई। उनके बारे में जब भी पूछा, पापा ने घर पर नहीं है कहकर बहाना बना दिया। हो सकता है वे दोनों बात करना न चाहते हो। कल रात जब खाना बना रही थी तो सहारनपुर से पापा का फोन आया। घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, मीनू बेटी, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें पीलिया हो गया है, तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। मैं समझ गई मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही खराब होगी, तभी पापा ने मुझे फ़ोन किया, वरना नहीं करते। मेरी आंखें भर आई। मैंने पापा को आने का आश्वासन देकर फ़ोन काट दिया। पीछे मुड़ी तो कमरे में अम्मा और पापा जी खड़े थे। मेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखकर पूछने लगे, बहू, मायके में सब कुशल मंगल तो है? मम्मी की तबीयत के बारे में बताते बताते मैं रो पड़ी। अम्मा ने मुझे सांत्वना दी। पापा जी ने कहा, तुम सुबह ही शेखर को लेकर चली जाओ, मम्मी की देखभाल करो। शेखर के पास छुट्टियां कम है, पर 1-2 दिन रह कर लौट आएगा। तुम जितने दिन चाहो रह लेना। अगले दिन मैं और शेखर सहारनपुर जा पहुँचे। सारा घर अस्त व्यस्त हो रखा था। मैंने मम्मी को देखा तो हैरान रह गई। वे बहुत कमज़ोर हो गई थी। आँखों में बहुत पीलापन आ गया था। इलाज तो चल ही रहा था, पर मुझे तसल्ली ना हुई। मैं और शेखर मम्मी को दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। शहर में इनका अच्छे डॉक्टरों में नाम आता था। मुआयना करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि मर्ज काफ़ी बढ़ गया है, पर परहेज और आराम करने से सुधार आ सकता है। घर पहुंचने पर पाया रेनू और राजू भी आ गए थे। मुझे देखकर दोनों के चेहरे उतर गए, पर मैं भी उनसे औपचारिक बातें ही करती। चौथे दिन मम्मी के स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगा। पापा के चेहरे पर भी रौनक लौट आई। यह देख बहुत अच्छा लगा। दोपहर को मैं मम्मी को खिचड़ी खिलाने लगी। घर में कोई नहीं था। मम्मी ने
खिचड़ी खाकर प्लेट एक ओर रखकर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे पलंग पर अपने पास ही बैठा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। वे रोते हुए बोली, मीनू बेटी, पिछली बार हमसे तुम्हारा बड़ा अपमान हो गया था, मुझे माफ कर दे बेटी। मैं मजबूर हो गई थी और फिर मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा, मम्मी आप ये क्या कर रही हैं? आप ना तो पिछली बातें सोचेंगी और ना ही कहेंगी। बस अपनी सेहत पर ध्यान दें। धीरे धीरे माँ खुलती गई। अपनी मन की पीड़ा से मुझे अवगत कराने लगी। उन्होंने बताया कि रोनू किस तरह घर के प्रति लापरवाह हो गई है। जब से बीमार हुई हूँ, सवेरे ही कुछ बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख जाती है, शाम को भी यही हाल है। जल्दबाजी में कुछ भी कच्चा पक्का बनाकर दे देती है। कुछ कहो या पूछो तो गुस्सा हो जाती है। राजू भी दिन भर बाहर रहता है। खाने पीने का कोई नियम नहीं। तेरे पापा ने चाय बनानी सीख ली है। चाय तो वे ही बना लेते हैं। यह सब सुनकर मन बेहद दुखी हुआ। मैं भी रेनू और राजू को बहकाते कदमों के बारे में मम्मी को सतर्क करना चाहती थी, पर उनके स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने इस विषय पर चुप्पी ही साध ली। अगले दिन मैंने अपनी सहेली चित्रा को फ़ोन किया। वह मुझसे मिलने घर आ गई। विवाह के बाद मैं उसे मिल ना पाई थी। चित्रा मेरी बचपन की एकमात्र अंतरंग सखी थी। वह एक धनी व्यापारी की बेटी थी, परंतु घमंड से कोसों दूर थी। बेहद स्नेहमयी थी, इसीलिए वह हमेशा मेरे दिल के करीब रही। दोनों एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार रहती थी। चित्रा के आने पर मेरा मन खुश हो उठा। हम दोनों पहले मम्मी के पास बैठी। मम्मी बोली, अरे चित्रा, आज तो तू मीनू को कहीं बाहर घुमा ला। जब से आई है मेरी सेवा में लगी है। अब मैं ठीक हूँ। चित्रा ने चलने का अनुरोध किया तो मैं मना न कर पाई। वह अपनी कार में आई थी। दोनों एक के रेस्टोरेंट में पहुंच गई। चित्रा ने कॉफ़ी और सैंडविच का ऑर्डर दिया। फिर दोनों बतियाने लगी। चित्रा मुझसे मेरे विवाह और ससुराल के अनुभव सुनने के लिए बेताब थी। फिर अचानक चित्रा गंभीर हो गई। बोली, मीनू, हम दोनों कितने समय बाद मिले हैं। मैं तेरा दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ, पर इस विषय पर चुप्पी साध कर भी मैं तेरा और तेरे परिवार का नुकसान नहीं करना चाहती। मैंने उसे सब कुछ खुलकर बताने को कहा तो चित्रा ने कहा, मीनू, तू तो जानती है कि तेरा छोटा भाई रजत और राजू कॉलेज में एक साथ ही हैं। रजत ने मुझे बताया कि राजू 3-4 महीने से कॉलेज में बहुत कम दिखाई देता है। वह कुछ दादा टाइप लड़कों के साथ घूमता है। प्रोफेसर उसे कई बार चेतावनी दे चुके हैं। मुझे लगता है उसे अभी न रोका गया तो वह गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा, फिर वहां से लौटना कठिन हो जाएगा। मैंने चित्रा को शुक्रिया कहा और बोली, तूने सही समय पर मुझे सचेत कर दिया। राजू से आज ही बात करती हूँ। बात निकली तो मैंने रेनू के बारे में भी चित्रा को सब बता दिया। मेरी बात सुनकर चित्रा कहने लगी, वैसे तो इस उम्र में लड़कियों और लड़कों में आकर्षक आम बात है, पर परेशानी तब होती है जब लड़के मासूम लड़कियों को बहला फुसला कर उनसे संबंध बनाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगते हैं। मैंने कहा, बस चित्रा, मुझे यही चिंता खा रही है। रेनू सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या करूं?
अभी हम बातें कर ही रही थी कि एकाएक मेरी नज़र सामने की टेबल पर पड़ी। वहाँ एक नवयुवक और एक नवयुवती हाथों में हाथ डाले जूस पी रहे थे। वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि इस लड़के को कहीं देखा है। दिमाग पर जोर डाला और ध्यान से देखा तो याद आ गया, ये वही लड़का है जिसके साथ रेनू बाइक पर घूमती है। बस अब मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। इस फ्लर्टी लड़के के चक्कर में रेनू मेरा इतना अपमान कर रही थी। मैंने झटपट एक प्लान बनाया और चित्रा को समझाया। चित्रा वॉशरूम जाने के बहाने उन दोनों के पास जाकर रुकेगी और मैं समय नष्ट न करते हुए मोबाइल से उनका फोटो ले लूँगी। अगर वह थोड़ा सचेत हो जाता है तो मैं कैमरे का रुख चित्रा की ओर करके उससे पोज लेने को कहने लगूंगी। मगर दोनों प्रेमी अपने आसपास की चहल पहल से बेखबर एक ही गिलास में जूस पीने में मस्त थे। मैंने जल्दी से फोटो लिए और हम दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। घर पर रेनू और राजू भी आ चुके थे। राजू को चित्रा को घर आया देख सकपका सा गया, पर चित्रा को रेनू बहुत पसंद करती थी, इसलिए वह चित्रा से बहुत प्यार से मिली। एक दूसरे का हालचाल पूछकर रेनू सबके लिए चाय बनाने चली गई। कुछ देर रुक राजू मौका देखकर कोचिंग क्लास के बहाने बाहर जाने लगा तो चित्रा ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, क्यों, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, मुझसे बातचीत नहीं करोगे? मीनू के ससुराल जाने के बाद अब मैं ही तुम्हारी दीदी हूँ, मुझसे अपने मन की बात कह सकते हो। यह कहते कहते वह राजू को अलग कमरे में ले गई। चित्रा ने राजू को समझाया, तुम्हारी हरकतों से तुम्हारा करियर तो खराब होगा ही, पूरे घर के मान सम्मान पर भी धब्बा लगेगा। तुम्हारे माता पिता तुमसे कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। राजू सब सिर झुकाए सुनता रहा। चित्रा ने आगे कहा, तुम कल से नियमित कॉलेज जाओ, उन लड़कों से मिलना जुलना बंद करो, मगर इसमें कोई भी समस्या सामने आती है तो प्रोफेसर आदित्य के पास चले जाना। वे मेरे कजिन हैं, हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, अब तुम्हारी सारी गतिविधियों पर ध्यान भी रखा जाएगा। याद रहे, तुम्हारी मीनू दीदी उसी कॉलेज में टॉपर रह चुकी है। राजू चित्रा का बहुत आदर करता था, अतः यह सब सुनकर रो पड़ा। उसने चित्रा से वादा किया कि वह उनकी बातों पर अमल करेगा। चित्रा ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। तभी रेनू चाय बनाकर ले आई। उधर मैंने भी अपना काम कर लिया। मैंने रेस्टोरेंट में खींचे गए फोटो वहीं रख दिए जहां टेबल पर रेनू ने चाय रखी थी। मैं वहां से उठकर मम्मी के कमरे में चली गई। रेनू चाय के लिए सबको बुलाने लगी। हम सब हंसते खिलखिलाते चाय पीने लगे। तभी रेनू की नज़र फोटो पर पड़ गई। किसके फोटो है ये? कहकर उन्हें उठा लिया। चित्रा बोली, ये मेरे फोटो खींच रही थी, मेरे तो खींच नहीं पाई। यह जोड़ा रेस्टोरेंट में बैठा था, उसकी खींच गई। मीनू, तू तो मोबाइल से भी फोटो नहीं खींच पाती। फोटो देखते ही रेनू के चेहरे का रंग बदल गया। हम चुपचाप अनजान बने चाय पीते रहे। रेनू चुपचाप वहाँ से चली गई। हम थोड़ी देर बाद रेनू के कमरे में जा पहुँचे। वह बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। चित्रा ने उससे प्यार से रोने का कारण पूछा तो उसने पहले तो बहाना किया, पर उसका बहाना मेरे और चित्रा के सामने नहीं चला। मैंने
चिपकार कर पूछा तो उसने उस लड़के के बारे में सब बता दिया। मैंने और चित्रा ने उसे इस उम्र में होने वाली गलतियों से आगाह किया और पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने को कहा। रेनू रोते रोते मेरे गले लग गई और बोली, दीदी मुझे डांटो और बहुत खराब हूँ। तब मैंने प्यार से समझाया, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब मम्मी पापा की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। रेनू ने हाँ में सिर हिला दिया। राजू भी सिर झुकाए खड़ा था, वह भी मेरे गले लग गया। चित्रा जाते समय मम्मी पापा से मिलने गई तो हंसकर बोली, अंकल जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी उसे तो भूल कर जा रही थी। दरअसल पापा ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा था कि पापा को अपने व्यवसाय के लिए एक अनुभवी अकाउंटेंट चाहिए। यदि आप यह कार्य संभाल ले तो उनकी चिंता कम हो जाएगी। पापा की खुशी की सीमा न रही। बोले, नेकी और पूछ-पूछ। चित्रा बेटी, तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। यह सुनकर चित्रा प्यार भरे गुस्से से बोली, अंकल आप ऐसा कहेंगे तो मैं आपसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। पापा ने मुस्कुराकर अपने कान पकड़ लिए तो सभी जोर से हंस पड़े। सारा माहौल खुशगवार हो गया। मम्मी अब ठीक थी। रेनू ने भी घर के कामकाज में ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैंने भी ससुराल लौटने की इच्छा जताई। इस बार राजू मुझे ससुराल छोड़ने जा रहा था। अगले दिन मैं जाने से पहले मम्मी पापा के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मुझे उनकी बातचीत सुनाई पड़ी। मम्मी कह रही थी, देखो हम बेटियों को पराया धन पराई अमानत कहकर दुखी करते हैं, परंतु बेटियां पति के घर जाकर भी पिता की चिंता नहीं छोड़ती। पापा हंसकर बोले, तुमने वह कहावत नहीं सुनी है कि बेटे अपने तब तक रहते हैं जब तक ना हो वाइफ और बेटियां तब तक साथ रहती हैं जब तक हो लाइफ। यह सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी। अगले दिन मैं मायके से विदा होकर ससुराल आ गई। सभी मुझसे और राजू से बहुत प्यार से मिले। शेखर ने राजू को पूरी दिल्ली घुमाया, कई तोहफे दिए। नीलम जीजी भी राजू से मिलने आई। राजू बहुत ही अच्छे मूड में विदा हुआ। अम्मा के घुटनों के दर्द के लिए मैं एक तेल लाई थी, उससे मालिश करके अम्मा और पापा जी के कमरे से निकली तो पापा की आवाज़ सुनाई दी। बहुएं तो प्यार की भूखी होती हैं, जब तक उन्हें पराए घर के पराए खून की कहते रहेंगे वे ससुराल में अपनी जगह कैसे बनाएंगी। अम्मा बोली, सच कह रहे हो शेखर के पापा, वे बेचारियां अपना मायका का सब कुछ छोड़कर हमारे आश्रय आती हैं और हम उन्हें अपनाने में पीछे हटते हैं। यह नादानियां तुम ही ने सबसे ज़्यादा की है। पापा ने कहा तो अम्मा ने शर्म से सिर झुका लिया।